दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबाइल एकेडमी। दिस इज शुभम, इस शो का होस्ट और आपका दोस्त। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, क्लास 12 का सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने इंडियन इकोनॉमी से शुरू कर दिया था। अब हम साथ में शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम शुरू करने के पहले, किसी भी चैप्टर पे जाने के पहले, हम सबसे पहले करेंगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भ्रमण, पूरे इकोनॉमिक्स का देखेंगे ओवरव्यू। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 11 से पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को आइडिया है कि हाँ भैया किस फ्लो में हम चलने वाले हैं। तो लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, या मैं अज्यूम ये नहीं करूंगा। मुझे पता है 1 साल हो गया, आप लोग भूल गए होगे, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई आपको नहीं आती होगी। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के 2 कारण। पहला कारण स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, और हमारे वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। तो इस वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है हमको। तो इकोनॉमिक्स होती है 2 तरह की, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की स्पेलिंग क्या होती है, आप सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करो। माइक्रो की स्पेलिंग क्या होती है, MICRO, MICRO। और मैक्रो की स्पेलिंग होती है MACRO। I stands for individual, I stands for इंडिविजुअल मतलब अकेला, और ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। ए में सारे आते हैं, एग्रीगेट में सारे लोग मिलकर काम करते हैं, इंडिविजुअल में एक अकेला होता है। तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस। जब हम एक की बात करते हैं, जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिंगल मार्केट की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और जहां बात होती है एग्रीगेट एज अ होल बात होती है, तो वहां पे बात हो रही होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही होती है। अगर मैं एक सिर्फ मुकेश अंबानी की बात करूं, या मैं सिर्फ मुकेश अंबानी की बात करूं, तो मुकेश अंबानी क्या हुआ, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। और अगर मैं बात करता हूं पूरे देश की, अगर मैं जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल को फिर से बोलता हूं कि अगर मैं अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की अगर मैं इनकम की बात करता हूं, मैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो कितना कमा लेते हैं, तो भाई मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मुकेश अंबानी की, तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करता हूँ पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट में। इसका मतलब वो कहाँ पे आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर मैं बात करूँ, आपके एक छोटा सा कोई शहर है मानिए, ठीक है, जैसा मान लो और दिल्ली का, मैं मान लो आप दिल्ली की जो मार्केट है, तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, वो अकेली की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की मार्केट की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करता हूँ इंडिया की मार्केट, या मैं बात करता हूँ पूरी ग्लोबली मार्केट, तो क्या हुआ, एग्रीगेट हुआ। तो दिल्ली की मार्केट इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड द होल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब अगर आप दिल्ली की मार्केट में सिर्फ एक एरिया लेते हो, फॉर एग्जाम्पल तो चांदनी चौक लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया चांदनी चौक, तो चांदनी चौक क्या है, वो माइक्रो है। फिर उसकी टर्म से में दिल्ली क्या हो गया, वो हो गया मैक्रो। तो आप किसके टर्म से बात कर रहे हो, वहां पे डिपेंड करेगा कि माइक्रो है कि मैक्रो है। मतलब अगर एक अकेले की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हमेशा वहां पे होगा माइक्रो। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज अ होल, देन इट विल बी कवर्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर आप लोगों को, आई होप ये आपको समझा होगा। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, तो हम देखते हैं पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम और आप यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, या बोर्ड ने या हमारी किताबों में क्यों लाया गया है। देखो ये सब्जेक्ट जो है, ट्रस्ट में एक भी चीज इलॉजिकल नहीं है, सारी चीज लॉजिकल है। और मैं सारी चीज आपको विद लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा, आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, अच्छा ये तो हो रहा है हमारे देश में, या ये कहीं हो रहा है, आप रिलेट कर पाओगे इन चीजों को। ये सिर्फ बुकिश चीजें नहीं है, आप इससे फील कर पाओगे, आप अटैच कर पाओगे, आपको मजा आने वाला है। जुड़े रहिएगा। अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो भैया हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं 6 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 6 चैप्टर में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्ड है। 6 चैप्टर में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्ड है हमारा। 6 में ही हमारा काम हो जाएगा। नहीं काम मतलब वैसे वाला काम नहीं, हमको आ जाएगा, आपका काम नहीं होगा, आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगी। लेकिन हमको इकोनॉमिक्स पूरी हम आ जाएगी, पूरा दिमाग में घुस जाएगी, दिमाग खोल के पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। चलो हम देखते हैं, पहले 6 चैप्टर हैं। तो अगर हम बात करें, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि भाई हम हाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा दिया
जब हम यहाँ पे भी हम एज अ होल या एज एग्रीगेट बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे, एक मैक्रोस मतलब होता है लार्ज। मैक्रोस क्या होता है? लार्ज। मैक्रोस एक ना एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। इसका मतलब होता है लार्ज। अगर हम एक लार्ज की बात करते हैं, पूरी की होल की बात करते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम वो पढ़ेंगे। जैसे अब हम बात करें अगर हमारे देश की, अगर हम बात करें भारत देश की, भैया हमारे देश में नेशनल इनकम होती है। क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। जैसे अभी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला। गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला, 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला। तो दैट पैकेज वाज फॉर द नेशनल लेवल, फॉर द होल। तो वो क्या हुआ, वो कहाँ पर स्टडी किया जाएगा? वो किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो किसी एक इंसान के लिए नहीं था, मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं था, मतलब वो कहाँ था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम इस चैप्टर में कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है। जी हाँ, कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है। देखो आपको बताओ, इकोनॉमी तीन तरह की होती है। इकोनॉमी कितनी तरह की होती है? तीन तरह की होती है। आप लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। इकोनॉमी होती है तीन तरह की। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे चाइना, जहां पर क्या होता है, जहां पर डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट प्लेयर्स डिसीजन लेते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं। गवर्नमेंट हैज गॉट अ नो रूल टू प्ले बिटवीन देम, तो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी जहां पे रोल ये सब जो डिसाइड करता है, मतलब तीन चीज डिसाइड कौन कर रहा है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर मिल बांट के काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा भारत देश कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर रिलायंस जियो भी चलता है, और यहाँ पे भी बजाज, सॉरी, भारत गवर्नमेंट का बीएसएनएल भी चलता है। तो दिस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर रहे हैं कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, हम इसमें ये सीखने वाले हैं, ठीक है? जैसे आपको बताया कि भाई फीचर क्या होते हैं, कि भाई देखो अब बेसिकली आप समझो, आपको समझ में आ गया होगा, खुल गया होगा दिमाग। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कोई बोलता है आपसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होंगे, आप समझ जाओगे। इनका मोटिव क्या होगा? कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, पैसा क्यों लगाएंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। क्या जनता को सर्व करना है इनका मोटिव है? जी नहीं, इनका जनता को सर्व करने का मोटिव नहीं है। मतलब एक सिंपल शब्दों में क्या बोल सकता हूँ, मंदिर में क्या बजाते हैं हम? घंटा। तो इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव है क्या? नहीं, इनका सिर्फ इनका प्रॉफिट मोटिव है, वेलफेयर करना इनका मोटिव नहीं है। तो बस हम ये देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का रोल होता है। फिर इसमें देखेंगे वेज रेट क्या होता है, वेज लेबर क्या होता है। इस हम ग्रेट डिप्रेशन की बात भी करेंगे इस चैप्टर में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरा वर्ल्ड खराब हो गया था, जो हम बात करेंगे उसकी कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी के सेक्टर कितने? इकोनॉमी में चार सेक्टर है। इकोनॉमी के चार पहलू हैं, बहुत चार इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहले पहलू है हम और आप। हम लोग क्या है? हम बोलते हैं, हमको बोला जाता है हाउस होल्ड। हम और आप क्या है? हाउस होल्ड हैं। देखो होता क्या है, हाउस होल्ड का पैसा होता है, हाउस होल्ड पैसा कमाते हैं और वो सेव करते हैं। तो पैसा सेव करके वो इन्वेस्ट करना होता है। एक होता है बिजनेसेस, एक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? फर्म्स या बिजनेस। और जो बिजनेस होता है ना, उनको काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो जो हाउस होल्ड होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं। देखो होता क्या है, आप ये समझो, जो सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे सिस्टम में बेस्ड है। क्या हुआ, आप थे, आपने पैसा कमाया, कि पैसा बहुत था, आपने कहा पैसा बहुत है, बैंक में जमा कर देते हैं, इंटरेस्ट आएगा। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, आप थे, आपने पैसा दिया बैंक को, ये पैसा गया बैंक पे, आपने बैंक में जमा कर दिया, आपको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पे एक आदमी थे, मिस्टर अंबानी, उनको चाहिए था लोन अपने बिजनेस करने के लिए। वो बैंक के पास गए। वो कहाँ गए? बैंक के पास गए। सर मुझे लोन चाहिए, आप लोन दोगे? अब देखो तुमने क्या किया, तुमने फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट कराया 10 साल के लिए, बैंक को पता है तुम 10 साल तक पैसा लेने नहीं आओगे, तो बैंक क्या करेगी, तुम्हारा पैसा उठा के दे देगी अंबानी को और वहां से पैसा कमाएगी। देखो बैंक तुमको इंटरेस्ट दे रही है फॉर एग्जाम्पल 5% का, और अंबानी से चार्ज कर रही है 10% का। तो बैंक ने क्या किया, 10 - 5 5% कमा लिया फ्री पॉकेट में। दिस इज व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। इसे हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी होती है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई बड़ा अच्छा है ये तो, देखो बैंक का बिजनेस कितना आसान हो गया। हाँ तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहले दो सेक्टर को समझ में आया, पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है बिजनेस, और तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी खर्चे करती है। देखो इकोनॉमी हम डिमांड करते हैं, आप और हम डिमांड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड करता है, हाँ, बिजनेस से डिमांड करते हैं, हाँ, और गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, हाँ। और चौथा सेक्टर होता है जो देश में जिससे पैसा आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। देखो देश के लिए क्या अच्छा है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स, एक्स क्या है, एक्स हमारी औकात के
बाहर चली गई है। एक्सपोर्ट में बाहर, जो हम बाहर बेचते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जो अंदर आता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट। हमारे देश के लिए क्या अच्छा है? एक्सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो हम करते हैं हमको फॉरेक्स मिलता है, हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। बाहर से पैसा लूट के हम वापस अपने देश में लेके आते हैं, अपने देश से पैसा नहीं देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो नेट जो होता है इसका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वो हमको फायदेमंद होता है। हम चाहते हैं कि हमें ये सरप्लस हो, ये एक्स्ट्रा हो। तो 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में। तो आपको ये पहला चैप्टर हमारा है बस ये, इसमें हमको इस तरह कवर करना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। दूसरे चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। भाई साहब टॉपिक देख के आधों की तो टाइम हो जाती है कि भाई खतरनाक टॉपिक है। जो न्यूमेरिकल आते हैं इस पेपर से, इस चैप्टर से पेपर में, मज़ा आ जाती है, दिमाग खुल जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। देखो नेशनल इनकम क्या होता है, मैंने क्या बात की, नेशनल इनकम। देखो आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। नेशनल की इनकम कितनी है ये हम कंप्यूट करेंगे इस चैप्टर में, सीखेंगे कैसे होता है। ग्रॉस इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब क्या असर पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तब क्या असर पड़ेगा। फॉरेक्स, अगर फॉरेन इनकम आ रही है आपके पास तो क्या असर होगा, फॉरेन इनकम नहीं आ रही है तो क्या असर होगा, ये हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम को जब कंप्यूट करेंगे इसमें देखेंगे। फिनिशिंग इनकम हम पढ़ेंगे, गुड्स किस तरह के होते हैं, फिनिश गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। जो हम बात करते हैं, आप लोग जो सुनते होगे भैया देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रहा है, तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, जीडीपी किस चिड़िया का नाम है, वो आपको सिखाएगा ये चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर पढ़ के आ जाएगा आपको शानदार मज़ा आ जाएगा, फील करोगे इस चैप्टर को कि हाँ ये कैसे होता है, एनडीपीएफसी क्या होता है, एनएनपीएफसी क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंस कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज द नेशनल इनकम, वो क्या होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने में मज़ा आने वाला है कि हाँ भाई मतलब जबरदस्त चैप्टर है। धुरंधर चैप्टर हम बोलते हैं ना, पूरे 12th क्लास में अगर हम बात करें सबसे धुरंधर चैप्टर है नेशनल इनकम में। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा हम इसको पढ़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर हम चलेंगे मनी एंड बैंकिंग। देखो अब क्या हुआ, पहले चैप्टर में देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स हो क्या रही है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जान लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लिया। सेकंड चैप्टर में नेशनल इनकम कंप्यूट कर ली। अब इकोनॉमी चलने के लिए चाहिए क्या, रोकड़ा, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, बैंक से आता है। तो अगला चैप्टर क्या बनता है, लॉजिकली अगला चैप्टर बनता है मनी एंड द बैंकिंग। यस जी, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है मनी एंड द बैंकिंग। तो अगला चैप्टर है मनी एंड द बैंकिंग। इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, भाई मनी के फंक्शन क्या होते हैं, कि मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। देखो ये बताओ, कल को आपको भूख लगे, आपको खाना है पिज्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाना है तो कैसे मिलता है, आप जाते हो, पैसा देते हो, पिज़्ज़ा लेके आते हो। सोचो वापस चलो फ्लैश बैक में, आज़ादी के पहले अंग्रेज नहीं आए थे, हम काम करते थे, बार्टर सिस्टम थे। भैया का पिज़्ज़ा चाहिए है तो कुछ उसको बर्गर देना पड़ेगा, थिंक ओवर इट। पैसे नहीं थे, मीडियम में एक्सचेंज नहीं था, सामान के बदले सामान तो एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, दैट वाज द बार्टर सिस्टम। मनी ने वो खत्म कर दिया था। जस्ट थिंक, आपको पैसे चाहिए, आपके पार्टी में जा रहे होते हो, आपने पैसे लिए, 1000 रुपये लिया, पॉकेट में डाला और चल दिए। जस्ट इमेजिन अगर बार्टर सिस्टम होता या मनी नहीं होती, तो सोचो वैसा आप बोरे भर के आप वीट और राइस लेके जा रहे हो, भैया लोग गर्लफ्रेंड को मिलने आना है, वो लेके जा रहे हो कि वहाँ दुकान वाले को कॉफ़ी खरीदोगे, उसको वो गेहूँ दे दोगे। तो सोचो मनी ने कितना अच्छा फ़ायदा किया। सोचो तुमको स्टोर करना होता है पैसा, कितने आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो मनी ने आपको ये फंक्शन दिए, ठीक है। आप किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हो, यहाँ भैया ये इतने रुपए का है, वरना भाई कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं थी। तो हम पढ़ेंगे इसे कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको समझाया। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी, उसको मनी ने कैसे ओवरराइड किया था, हम वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ मनी, भैया मनी को मेजर कैसे किया जा सकता है। इसमें पढ़ेंगे M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें आपको मजा आएगा। फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में। भैया आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा रिजर्व बैंक तो हम आज तक गए नहीं। बेटा रिजर्व बैंक ना, जो कमर्शियल बैंक है वो आपके लिए है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। आप लोग रिजर्व बैंक नहीं होगे, जो बैंक होते हैं जो आपको लोन चाहिए होता है, आप कहाँ जाते हो, कमर्शियल बैंक। आप जाते हो SBI, आप जाते हो PNB, आप जाते हो यूको बैंक, आप जाते हो कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। ये कंज्यूमर की बैंक हैं, इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। इनका काम क्या है,
बिजनेस करना, धंधा करना, पैसे कमाना। मैंने आपको समझाया, आप जाओगे इनको डिपॉजिट करोगे और ये अगले बंदे को उठा के लोन दे देंगे, फ्री में कमीशन मार लेंगे बीच का, वो खा जाएंगे। इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। लेकिन जब इन बैंकों को लोन लेना होता है, ये किसके पास जाते हैं? इनके पापा कौन है? इनके पापा हैं आरबीआई, एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब होता है हेड बैंक। हेड बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखते हो ना आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, तो आजकल मोरेटोरियम चल रहा है। मोरेटोरियम मतलब होता है कि हाँ चीजें बंद कर देना। तो आरबीआई ने बोला बैंकों, हे बैंक सुन, तुझे किसी से इंटरेस्ट नहीं लेना है, अगर तूने ये किया तो तुझ पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो बैंक क्या हो गया? डर गए। उन्होंने बोला ठीक है भैया, इंटरेस्ट माफ, अगले 3 महीने के इंटरेस्ट माफ, ये हम आगे जोड़ के ले लेंगे। तो ये क्या होता है? आरबीआई। हम देखेंगे आरबीआई का रोल क्या होता है, आरबीआई कैसे रोल प्ले करता है, बैंक को कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई। कमर्शियल बैंक का गेम क्या होता है, कमर्शियल बैंक कैसे कमाता है, कैसे नहीं करता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। देखो बैंक का फंक्शन क्या है, आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, आपको डिपॉजिट दे रहा है। जैसे आपको कभी डिमांड ड्राफ्ट आपने सुना होगा, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होता है, तो वो भी आप बैंक काम करता है। आपको चेक क्लियर कराना होता है, वो भी आपको बैंक करता है। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी चाहिए होता है वो आपको बैंक बनाता है। आपको फंड पैसा ट्रांसफर करना है, वो आप बैंक के थ्रू करते हो। आप ये पढ़ोगे। फिर हम सेंट्रल बैंक के बारे में भी, तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, फिर हम आरबीआई के बारे में भी इस तरह ही पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन, कि बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार सर देश में गरीबी है तो नोट छाप दो और गरीबी खत्म, सबको पैसे बांट दो और गरीबी खत्म। नहीं, सो सैड, आप रह गए। यही तो नहीं हो सकता ना देश में, नोट नहीं छाप सकते। देखो इवन बैंक भी ना जब पैसा बांटती है ना, तो उसको भी आरबीआई ने बाउंडेशन लगाई, आपको ये करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। हम देखिए 2 रेशियो पढ़ेंगे, CRR और SLR, कैपिटल रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कि ये गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई इसको स्पेसिफाई करती है बैंकों को कि आपको इतना परसेंट SLR, इतना परसेंट CRR आपने मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे बैंक आपको लोन देती है, ऐसे ही आरबीआई लोन देती है किनको? कमर्शियल बैंक को, जिनसे आप लोन लेते हो। तो यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात होती है। फिर हम इसमें मनी के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ कैसी मनी क्या होती है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका ये कहाँ यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर 4, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भैया इनकम कैसे निकलेगी, इंसान की इनकम कैसे निकलेगी। और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार कैसा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, कैसे क्या होता है, हम उसे पढ़ेंगे। तो अब जब हम पढ़ेंगे यार चैप्टर पढ़ेंगे इनकम डिटर्मिनेशन का, तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो डिमांड। देखो डिमांड क्या होता है? जो एक कंज्यूमर बाई करे, जो बाई करने की उसकी चाहत है, और उसके बाद रिसोर्सेज हैं बैक करने के लिए क्यों खरीद सकता है, उसको बोलते हैं डिमांड। तो वहाँ पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वहाँ में पढ़ते थे ए और बी के बारे में, बस एक या दो लोगों के बारे में, तो वो माइक्रो था। अब यहाँ पे पूरे भारतवर्षियों की डिमांड की बात होगी। तो क्या बात होगी? एग्रीगेट डिमांड की बात होगी और एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी। देखो आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो होता क्या है, मानो फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड आई 1000 टन राइस खरीदने की 100 रुपए पे, 1000 टन राइस खरीदने की आई 100 रुपए पे, लेकिन सप्लाई आ रही है 1000 टन आ गई उसी तरह। ठीक है, सप्लाई भी 1000 टन आ गई। तो दोनों जहां पे एग्री कर जाएं, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपए पर टन पे इंटरसेक्ट कर गए दोनों लाइंस, तो क्या हो गया? देखो आपको समझाऊंगा मैं। एग्री की डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट को डिमांड गिर रही होती है। डिमांड का स्लोप कैसा होता है? गिर रही होती है। डिमांड गिरती क्यों है आपको पता होगा। देखो डिमांड गिरने का कारण क्या है? जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर डिमांड और प्राइस में डिफरेंस है, इनवर्स रिलेशन है, तो अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिर गई, और अगर प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ गई। इसलिए स्लोप के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप है। और सप्लाई, देखो ये है डिमांड का स्लोप और ये है सप्लाई का स्लोप, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। देखो एक ये हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो डिमांड कर्व है ना, डिमांड वाला, वो कैन नॉट टच द एक्स एक्सिस। नीचे जीरो डिमांड होगी नहीं कभी भी, तो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइस। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्राइस आपने क्योंकि माइक्रो में पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे जो बच्चे मतलब और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, या इवन इसमें भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट देखो होता क्या है, कोई जैसे आप हो, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाया, तो क्या आप क्या करते हो? आप 80,000 रुपये तो कंज्यूम करते हो और 20,000 रुपये आप सेव कर देते हो। तो क्या हुआ? कंजम्पशन प्लस
इनकम, तो वहाँ पे होता है एग्रीगेट डिमांड, उस पर भी डिपेंड करेगी। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी चर्चा हमारी इस चैप्टर में होगी। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा आप बताओ मुझे, क्या कभी भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मोर देन 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं, कोई भी इंसान भैया जितना कमाएगा मैक्सिमम उतना ही तो सेव कर सकता है। हाँ, और क्या आप बताओ, क्या क्या इंसान की सेविंग्स निगेटिव हो सकती हैं? बताओ, सोचो सोचो। हाँ हो सकती हैं। देखो क्या होता है, जैसे आजकल चल रहा है कोविड-19, आप देखते हो कि हमारे बहुत सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम अ प्लेस टू देयर होम टाउन। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, उनका पैसा नेगेटिव चला गया है। भैया होता क्या है, कंजम्पशन करना इज वेरी नेसेसरी। खाना खाना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इंसान का पैसा नहीं है तो क्या करेगा, बोलेगा भैया मुझे आप 500 रुपये दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मेरी इनकम क्या होगी, इनकम जीरो थी, कंजम्पशन 500 हुई, इसका मतलब मेरा कर्व कहाँ चला गया, -500, नेगेटिव 500 चला गया। तो हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में, बट सेविंग्स आपकी 100% ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इट कैन बी नेगेटिव। तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, तो अगले चैप्टर का नाम है हमारे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ओ सर, ये तो हम हर साल देखते हैं कि हाय फरवरी में बजट आता है। इस साल 1 फरवरी को सीतारमण आई थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय सीतारमण जी, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, देश की वित्त मंत्री आती हैं, वो बजट पेश करती हैं कि भैया हमारा देश, हम ये चीज़ें करने वाले हैं इस साल में, इसके लिए ये खर्चा करेंगे, हम ये बनाएंगे। तो क्या होता है, उसमें बताती हैं बजट में वो कि भैया हम लोग ये खर्चा करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज़ में ये एक्सपेंडिचर करेंगे, हम गंगा को साफ करने में इतना पैसा लगाएंगे, हम गौ माता की रक्षा करने के लिए पैसा लगाएंगे। तो ये सब बताते हैं वो, और बताते हैं कि हाँ इसको हम कमाएंगे कैसे। तो बताते हैं इसको कमाने के लिए हम PSU से पैसा, हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो पैसा कमा के हमको देंगी, हम टैक्सेस लगाएंगे आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो कॉमन आदमी हो, आप, जी हाँ आप आपके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, आपको चूस लेंगे और उससे पैसा कमाएंगे आपसे हम, और उस पैसे को लगाएंगे भारत के डेवलपमेंट के लिए कि हम फिर हम बोलेंगे भाइयों और बहनों हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट क्या हुआ, मैंने बोला बजट में क्या बताया उन्होंने, इनकम बताए, सोर्स ऑफ इनकम बताए और एक्सपेंसेस बताए। तो बजट में ये बताया जाता है। अब होगा क्या, बहुत बार क्या होता है, सरकार से हो जाती है गड़बड़, वो लोग बातें तो कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, बहुत बड़ी बड़ी, ये खर्चा करेंगे वो खर्चा करेंगे। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग, आपका बर्थडे था, आप गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, भाई इम्प्रेस, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ गए थे, आपने इम्प्रेस करना था, आपने खूब दिल खोल के खर्चा किया, अरे ये भी खाओ, आइसक्रीम भी खाओ, चॉकलेट भी खाओ, ठीक है, सिर्फ ओरियो खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। अब हुआ क्या, इनकम थी, मतलब इनकम जेब में पैसे थे 5,000 रुपये, खर्चा हो गया 8,000 रुपये, तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट हो गया। अब डेफिसिट के लिए भैया दोस्त को हम भाई 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 आ जा यार, पंगा हो गया, या बंदी के साथ आया और पैसे खत्म हो गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे डेफिसिट हो गया। तो सेम गवर्नमेंट के साथ होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे एक्सीड कर जाते हैं गवर्नमेंट की इनकम को, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। उस डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को लेना पड़ता है लोन, सरकार लोन लेती है विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से लेती है, कॉमन आदमी से भी ले लेती है कभी कभी, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बजट बनाते कैसे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, हाँ बजट क्या है, डेफिसिट कैसा होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अब ये डेफिसिट एक बार हो गया तो इसको खत्म कैसे करेंगे। फिर हम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पढ़ेंगे, सरकार के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, टैक्स लगा देते हैं वो। 2 तरह के टैक्स होते हैं इंडिया में। कितने तरह के टैक्स इंडिया में, 2, एक हो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपसे लिया जाएगा, जिस इंसान पर टैक्स लगाया है उसको ही पे करना पड़ेगा। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज लेवाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जैसे इनकम टैक्स, जैसे मेरी इनकम है वो 50 लाख रुपए, तो मुझे 50 लाख रुपए का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं अपने भाई या अपने घर वालों को नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे बदले में तुम टैक्स दे दो, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा टैक्स जहाँ पे आप बर्डन शिफ्ट कर सको अपने ऊपर, अपने से दूसरे के ऊपर, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया उसमें GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होता क्या है, GST लगता है, देखो व्यापारी को लगता है कि GST उनकी जेब से आ रहा, नहीं, ये GST अल्टीमेटली आप देते हो। आप जाते हो मॉल में, आप वहाँ देखते हो मूवी होती है 200 रुपये की, उसके ऊपर GST लग गया। आपने कपड़े खरीदे 5,000 रुपये के, उस पर लगा 18% GST, तो क्यों हो गया 900 रुपये। आप बिल दे गया तो 5900 का, तो मतलब किसकी जेब से गया, आपकी जेब से गया। व्यापारी ने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, अपना बर्डन ही शिफ्टेड ओवर टू यू, तो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। और गवर्नमेंट क्या लेती है, आपसे फीस लेती है, आपसे पेनल्टी लगाती है। भाई साहब आप 3 लोग जा रहे थे, हेलमेट लगा रखा, दे लगा दिया पेनल्टी, फाइन लगा दिया, चालान काट दिया,
गवर्नमेंट को इससे पैसा मिलता है। आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको फीस देनी पड़ती है, तो इन सब से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है, आप समझ गए, बजट की रिसिप्ट हुई आप लोगों से। और गवर्नमेंट खर्चा करती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, मंदिर बनाती है, सॉरी मंदिर नहीं बनाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो जहाँ पे यहाँ पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं बजट का एक्सपेंडिचर, और ये जो आती है इसको बोलते हैं बजट की रिसिप्ट। और इससे होता है डेफिसिट या सरप्लस। सरप्लस हमारे देश ने आज तक देखा नहीं है, तो हम बात करना मतलब है किताब में, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, कोई बुरा मत मानना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर, आखिरी चैप्टर, ओपन इकोनॉमी। आखिरी चैप्टर का नाम क्या है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब होता है इकोनॉमी खुली हुई। ओपन इकोनॉमी का मतलब बेसिकली चैप्टर हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फॉरेक्स की बात होगी। फॉरेक्स की बात होगी, हम इकोनॉमी खोल के हम अपन देश की 4 दीवारों से बाहर चले गए कि हम बाहर जाते हैं, तो फॉरेक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली चैप्टर में। इसमें हम पढ़ने वाले करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो, करंट और कैपिटल, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो करंट एसेट, सर समझ आए, कैपिटल क्या होता है पता नहीं। देखो होता क्या है, जब फॉरेनर्स के साथ हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, सिर्फ सामानों का, गुड्स और सर्विसेज का कर रहे हैं, तब बोला जाता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जिन ट्रांजेक्शन से आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, जहाँ पे आप इनकम दिखाते हो, आपके एक्सपेंस दिखाते हो, उस पर असर पड़ता है, उनको बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जिसमें आपके बैलेंस शीट पर असर पड़ता है, आपके एसेट पे, आपकी लायबिलिटी में फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने सामान बेचा, आपका काम था फर्नीचर बेचने का, आपने फर्नीचर बेचा, आपने फर्नीचर एक्सपोर्ट किया चाइना को, तो आपने क्या किया, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि उससे असर कहाँ हुआ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ। आपने बेचा, आपको प्रॉफिट हो गया, बल्ले बल्ले खुश हो जाओ, तो ये क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन था। लेकिन आपने आपकी बिल्डिंग थी बेच दी चाइना को, लो पकड़ो बिल्डिंग हमारी, तो क्या हो गया, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम क्या होता है। आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, आप डेली देखते हो कि यार सर डॉलर अभी कभी 50 रुपये होता था, फिर 60 रुपये हुआ, फिर 70 रुपये हो गया, फिर अच्छे दिन आ गए, तो अब डॉलर हमारा करीब 80 रुपये पहुंच गया था बीच में, अब वो 76 रुपये है, 75 रुपये है। तो ये कैसे चेंज कैसे हो रहा है, क्या वजह है जो ये चेंज हो रहा है, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इसको, क्या रीज़न है। तो हम पढ़ेंगे कि ये फॉरेक्स है ये कैसे शिफ्ट होता है या इसको कैसे फिक्स किया जाता है, इसकी जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो हम इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट अगर रखेगी सरकार तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर फ्लेक्सिबल रखेगी तो उसका क्या फ़ायदा है। फिर कोई करेंसी का मतलब जो आप देखिए वन, अभी जो करेंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1 इक्वल 75.18 पैसे करीब चल रहा है। तो यार हमारे देश की करेंसी इतनी गई गुजरी है कि $1 में 75 रुपये मिल जा रहा है उनको। हाँ, है गई गुजरी। तो ये क्यों है, ये क्या हुआ, ये किस वजह से है, कि प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ये हम ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा होता है खत्म, यहाँ पे इंट्रोडक्शन। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, कितने मौज से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करूँ एक बार, अभी करीब 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, अगर बात करूँ जैसे 2 से 3 मिनट में एक क्विक रिकैप मारते हैं कि भैया पढ़ना क्या है आखिरकार, सार क्या निकालें इसका। हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, अपने देश की इनकम कंप्यूट करते हुए हम जाएंगे बैंकों की तरफ कि भैया मनी का क्या काम होता है, मनी के फंक्शन क्या है, बार्टर सिस्टम को मनी ने कैसे खत्म किया, बैंक कैसी होती, कमर्शियल बैंक कैसे होती है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई कैसे होती है, उनके फंक्शन कैसे होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि भैया हाँ मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हमारा डिस्कशन जाएगा बजट की तरफ कि हाँ, फिर आएगा फरवरी का महीना, और हर महीने फरवरी में बजट आता है बच्चा याद रखना, फरवरी का महीना आएंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी, जो कि बहुत ही अच्छी लेडी हैं, फेवरेट है मेरी। तो आपकी बताइएगा आपको कैसी लगती हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो आपको बजट देंगी, बजट बताएंगे हम क्या खर्चा करने वाले हैं, हमारी इनकम कहाँ से होने वाली है, इनकम कहाँ से होगी, सरकार को टैक्सेस से होगी, फाइन से होगी, पेनल्टी से होगी, और पब्लिक सेक्टर जो काम करता है, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब पेट्रोल की बहुत सी कंपनी है भारत देश में, BSNL हो गया, लाइट्स के हो गए, इन सबसे पैसा आता है, रेलवेज हो गया आपके,
ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी के बारे में, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि भैया फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा भी करेंट अकाउंट कैपिटल इतना आसान है, या भैया इतना आसानी से बता दिया आपने सर। बेटा ट्रस्ट में बच्चों की हालत खराब हो जाती है इसको समझने में। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है जिससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहोगे उठा के ना आप एक बार किताब पूरी पढ़ भी सकते हो, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा। अब हम शुरू करेंगे, हम जो शुरू करेंगे इस चैप्टर को, मैं आपको बताता हूँ इस किताब को। हम पहले चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 हम ये खत्म करेंगे पहले, क्योंकि इसका चैप्टर 1 और 2 से कोई लिंक नहीं है। अगर मतलब होता क्या ना, अगर आपको पता चल जाएगा जैसे लिंक है, मतलब मैं सोचता हूँ कि पहले इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ बजट कैसे बन रहा है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है। तो NFI नेशनल फाइनेंस, नेशनल फॉरेक्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आप ये सब समझ सकोगे। क्या होता है GDP, क्या होता है कंजम्पशन, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, क्या होता है। तो ये चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है। तो पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं मनी इन द बैंकिंग। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, क्योंकि हमें लाने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 50 में 50 नंबर। एक नंबर भी बोर्ड के जो टीचर बैठा है खलूस टीचर, उसके लिए छोड़ना नहीं है। यही सब्जेक्ट है जो आपके नैया पार कराएगा। आपको इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में 50 में 50 नंबर लाने हैं, और इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।